हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे हमें क्या करना है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है और उसका एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो ऐसे हमने एक रफ फिगर से डायरेक्शन बना ली। डायरेक्शन में क्या होता है कि नॉर्थ को हम लोग रखते हैं ऊपर और इधर होता है हमारा ईस्ट और ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। अब यहाँ पे कहता है कि 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले तो हमें 40 किलोमीटर तो हम खींच नहीं पाएंगे इस पे, तो हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। स्केल में जो हम लोग इंच वाला होता है या सेंटीमीटर वाला होता है, तो 1 सेंटीमीटर या 1 इंच को हम लोग 10 किलोमीटर ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ये हमने स्केल ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 40 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब हम स्केल में 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे कितनी, सबसे पहले हम प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख के हम एक 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे और 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और उस पर 4 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और इसमें स्केल क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको पॉइंट कोई P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O। तो OP जो है वो हमारा कितना है, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ हमें मेजरमेंट दे रखे हैं और हमसे कहा है कि इनको क्लासीफाई करना यानी ढूंढना है कि इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन होगी और वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें होंगी तो हम बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। अब यहां पे जैसे पहला है वेट, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड तो है इसमें, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं क्योंकि वेट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। उसके बाद में यहां पे सेकेंड वाला 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पे देखो डिस्टेंस तो दे रखी है लेकिन साथ में डायरेक्शन दे रखी है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो यहां पे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ। तो यहां पे नॉर्थ वेस्ट का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये डायरेक्शन तो मिल गई हमें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां पे थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में 40 डिग्री दे रखा है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री कैसे भी हो सकता है। अगर जैसे ये डायरेक्शन हमने बना ली, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो 40 डिग्री इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, कैसे भी करके हम 40 डिग्री ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ वाला देखो, इसको लिख लेते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ वाला 40 वॉट। अब यहाँ पे ये जो है, जैसे हम लोग मीटर देखते हैं ना, बिजली का जो मीटर होता है उसमें जो लिखा होता है ये क्या होता है, पावर। पावर जो है उसकी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे ये भी जो है स्केलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट देखो, यहाँ पे लिखा है 10 to 19 कूलम। यहाँ पे ये एनर्जी है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी।
उसके बाद में ये आता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके यूनिट से देखने में लग रहा है ये क्या है हमारा एससी रिलेशन, ठीक है, एससी रिलेशन। और एससी रिलेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि एससी रिलेशन ए इज इक्वल टू होता है वी अपॉन टी, यानी डिस्प्लेस वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और हमें इसमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहला दे रखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे अगर कोई एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया और फिर ये वापस आ गया, तो इसने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइम को, जो टाइम लगा इसको यहाँ से कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसमें मैग्नीट्यूड तो है कि इतना टाइम लगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कैसे भी पेंडुलम को रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है पहला वाला, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। और वैसे टाइम पीरियड को ऐसे याद रखेंगे कि ये टाइम है और टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा डिस्टेंस, जैसे कोई 2 पॉइंट हैं, यहां से यहां तक जाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जो है ना, डिस्टेंस जितना हमने रास्ता कवर किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो रास्ता हमने कवर किया है, जो हमने डिस्टेंस कवर की है, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है उसकी मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। उसके बाद में आता है थर्ड, और ये है फोर्स। फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हैं। जैसे अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर टाइप से फोर्स लगा रहे हैं, और जैसे इस टेबल के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, नीचे को दबा रहे हैं। और इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ फोर्स जो है एंगल बना के लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होती है। और दूसरी चीज, फोर्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए। यहाँ पे ये तो स्केलर क्वांटिटी है पर ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर ही आता है। यहाँ पे ए जो है वो एससी रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो फोर्स होती है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद में फोर्थ वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है मिनिमम डिस्टेंस। अगर कोई 2 पॉइंट हैं तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि जैसे कोई 2 पॉइंट हैं तो इनके बीच में जाने के लिए हमें पता है कि हमें कितना एंगल रास्ता चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग डायरेक्शन बना लें इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और हमें जाना है इस पॉइंट पे। तो हमें पता है कि हमें इतना चलना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ से भी एंगल बनेगा और ईस्ट से भी एंगल बनेगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, एक लाइन ही होगी। तो यहाँ पे जब एंगल बन रहा है डायरेक्शन से, यानी जो यहाँ पे ईस्ट या नॉर्थ है उससे जो एंगल बन रहा है, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि नॉर्थ से 60 किलोमीटर दूर है या ईस्ट से 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वेलोसिटी, ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद में आता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, जो हमने कार्य किया। वर्क डन जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कोई चीज़ उठा रहे हैं तो उसमें भी हमने काम किया। जैसे इस टेबल को हम उठा रहे हैं तो इसमें भी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये भी हम काम कर रहे हैं।
लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, किधर भी हम उठाएं किधर भी हम लिखें डायरेक्शन नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क डन जो है वो हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इन फिगर 10.6, यहाँ पे ये हमारा एक फिगर है, इसी को बोला है 10.6 आ स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है। आइडेंटिफाई द वेक्टर्स, पहला क्या है, कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेक्टर हैं, एक तो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बी का, ये स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो एरो होता है ना उसके अपोजिट वाला जो पॉइंट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, डी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। कोइनिशियल का मतलब क्या होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ए भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डी भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो दो वेक्टर हैं ए और डी जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये कोइनिशियल वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा ए एंड डी। दूसरा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इनकी लेंथ तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर डायरेक्शन अलग है। जैसे इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड में है और इसकी डायरेक्शन देखो इसके अपोजिट है, तो इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ये है डी वेक्टर, ये है वी वेक्टर, दोनों क्या है हमारे एक ही डायरेक्शन में है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, डी एंड बी। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर तो हो बट इक्वल ना हो। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखो और कह रहा है कि इक्वल ना हो। इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दो वेक्टर देखो, इनका जो है जो ये लाइन जो है वो पैरेलल है, यानी ये जो वेक्टर है ये पैरेलल है, इसका मतलब कोलिनियर हो गए। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये इक्वल तो नहीं हो सकते। तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें इसमें देखना है कि कौन से ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स होंगे। पहला दे रखा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर जो पैरेलल हों, बस इतना काफी है, पैरेलल हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, बस पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, और लेंथ भी मैटर नहीं करती। अब यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है और माइनस ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर अगर हम इस तरह से ले लें, ये हम मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब होता है इतना ही लंबा, इतनी जो है मैग्नीट्यूड का वेक्टर, पर डायरेक्शन अलग है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे कोलिनियर होंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं, हमने कहा सिर्फ पैरेलल होना है, ये जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने इस तरह का एक वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर ले लिया इस तरह का, जो इसके पैरेलल तो है मगर जो है क्या है, ये इससे बड़ा वेक्टर है, ये वेक्टर छोटा है, ये वेक्टर बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ए वेक्टर ले लेते हैं आई प्लस जे और बी वेक्टर ले लेते हैं 2i प्लस 2j। अब ये जो वेक्टर हैं दोनों, ये क्या हैं, हमारे कोलिनियर हैं, पर ये जो वेक्टर है ये हमारा इससे 2 गुना है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये i प्लस जे, यानी इससे डबल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या है, कोलिनियर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो ये जरूरी नहीं।
टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होंगे। ये भी ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोलिनियर बस पैरेलल होने चाहिए। अब अगर हम एक वेक्टर ले लेते हैं इतना लंबा, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी हम ले लेते हैं इतनी लेंथ का, इस तरह से। अब यह दोनों की लेंथ तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। यहां पर ये डायरेक्शन दूसरी जा रहा है, ये डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जो वेक्टर हैं ये कोलिनियर नहीं रहे, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वाला कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर ये है वेक्टर तो दूसरा वेक्टर इतनी ही मैग्नीट्यूड का और इसी डायरेक्शन में होगा, तब हम बोलेंगे कि ये इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर हैं। अब यहाँ पे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के लिए ये दो वेक्टर लिए, एक ये वेक्टर है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे पहले ही वाला देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर हमने ये लिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमने ये लिया माइनस ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या हैं? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। और इक्वल वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यहाँ पे ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो इसमें सिर्फ एक ट्रू है और बाकी 3 फॉल्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।